तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अपने अपने घरों पर हो, सुरक्षित हो और सेफ हो। मैं हूँ प्रोफेसर दिनेश शर्मा, नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकर आया हूँ पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन आवर फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ 11th स्टैंडर्ड, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, आपके 11वीं की कक्षा में, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था किस तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में से दो जो सब्जेक्ट है वो मैं खुद पढ़ाता हूँ, जो कि है इकोनॉमिक्स और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला सब्जेक्ट, जो कि है इकोनॉमिक्स। राइट, थोड़ा सुना सुना है सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत कंटेंट इसके बारे में हमने हमारे स्कूलिंग में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। राइट, थोड़ा बहुत पोर्शन जो है आपने मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, काफ़ी बेसिक जो है इंट्रोडक्शन आपने अपने स्कूलिंग में लिया है। राइट, उस छोटे छोटे बेस को लेते हुए हम हमारी जर्नी जो है इकोनॉमिक्स की आज शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो है ये क्या समझाता है, क्या इसके मायने हैं। राइट, जिसके लिए हमें समझना होगा एक ग्रीक वर्ड जो कि है ओकोनोमिया। जी हाँ, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, जहाँ पर ओकोनोमिया का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जी हाँ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। राइट, यानी कि क्या, इकोनॉमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जिस तरह से आपकी मम्मी हर महीने दिए गए पापा के द्वारा पैसों से आपका घर मैनेज करते हैं, उसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसीलिए हमारे स्ट्रीम कॉमर्स है, क्योंकि जो हर सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो कॉमन है। आप आपके डे टू डे डेली रूटीन के साथ आप जो है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इकोनॉमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। राइट, in a manner how a housewife or a mother manages the entire household is an art in itself, which is nothing but economics। जिस तरह से हर महीने की शुरुआत में जब पापा जो है आपकी मम्मी को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करके मम्मी जिस तरह से अपना हाउस होल्ड चलाती हैं, इस हाउस होल्ड मैनेजमेंट को ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रही है? राइट, सो इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, राइट, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। आर वी क्लियर विद वेरी 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 बेसिक डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स एंड द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स? जी हाँ, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला सेशन विद द इंडेक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में क्या है। देखिए, इन ऑल वी हैव 10 चैप्टर्स विच हैव टू बी लर्नड इन द 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। वी आर गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर। आपका 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स भी जो है इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, जहाँ पर हमें एक चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पढ़ना है। राइट, कौन से चैप्टर्स है? इन ऑल आपको 10 चैप्टर दिए गए हैं। राइट, ये सारे 10 चैप्टर जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। राइट, सर व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? जी हाँ, राइट, जो इकोनॉमिक्स होता है बच्चों, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट 2 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट, factors which affect a individual group or a company are studied under microeconomics। microeconomics के अंदर हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो किसी एक व्यक्ति को, कंपनी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड किसी एक सिंगल बिजनेस को, एक सिंगल कंज्यूमर को इफ़ेक्ट करती है। तो जब हम डिमांड समझते हैं, हम वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज डिमांड हैव अ इफेक्ट ऑन अ इंडिविजुअल और अ बिजनेस और अ कंपनी और ग्रुप ऑफ पीपल। सो जब हम नैरो स्टडी करते हैं फॉर अ फैक्टर्स विच इफेक्ट ए इंडिविजुअल, दे ऑल विल बी स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी पार्ट हमें 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है।
अभी के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जितना मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। इन डेप्थ आपको तभी समझ में आएगा जब आप 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट करोगे। 11th स्टैंडर्ड का जब सब्जेक्ट समझोगे तब समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि फैक्टर्स विच इफेक्ट है इंडिविजुअल, फैक्टर्स विच इफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल, तब जाकर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको 50% सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। 12th क्लास में अगर आप जाओ तो 50% सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, 50% सिलेबस मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं जैसे कि CA, CS, CMA, ये जो सारे कोर्सेज करना चाहते हैं वहाँ पे पूरा जो सिलेबस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। जैसे कि CA में स्पेसिफिक हम बात करें, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हम बात कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं CA के अंदर, वो पूरा सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। लेकिन CA का डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, लेट्स स्टिक टू आवर डिस्कशन ऑफ 11th स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि 12th स्टैंडर्ड में जो है 50% सिलेबस ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है और 50% सिलेबस ये मैक्रो इकोनॉमिक बेस्ड है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इफेक्ट अ इंडिविजुअल ग्रुप और अ कंपनी। किसी भी एक व्यक्ति, ग्रुप या कंपनी को जब कोई चीज़ इफेक्ट करती है, उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, मार्केट, थ्योरी ऑफ मार्केट, राइट। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी बिजनेस को या किसी कंपनी को स्पेसिफिकली या पर्सन को इफेक्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो कंज्यूमर को इफेक्ट करती है, जहाँ पर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के जो कुछ भी रिएक्शंस है उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को या कंपनी को इफेक्ट करते हैं, जहाँ पर हम नैरो स्टडी करते हैं, दोज आर स्टडीड अंडर microeconomics. We do not have any chapter of microeconomics in our 11th standard, right? Now what is macroeconomics on the contrary? What is macroeconomics? Macroeconomics is study of those economic factors which affect the economy as a whole, which affect the economy as a whole. Economy यानी अर्थव्यवस्था, right? हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इसका जब ओवरऑल इम्पैक्ट जो हम देखेंगे, जिस इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हम देखना है, दैट आर स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, राइट। पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, राइट। डज पॉवर्टी इफेक्ट अ सिंगल इंडिविजुअल और पॉवर्टी इफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी? हमारे पूरी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है पॉवर्टी का इफेक्ट है, पॉपुलेशन का इफेक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का इफेक्ट है, राइट। सो ऑल सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी और इकोनॉमी एज होल आर स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फैक्टर्स विच इफेक्ट individual or a group or company are studied under microeconomics. Factor which affect the economy as a whole are studied under macroeconomics. So let me tell you, all what we are going to study in 11th standard is 100% macroeconomics। यानी कि 11th standard के अंदर जो भी हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर छोड़ के जितने भी 9 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उन सभी के अंदर हम उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, ना कि सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप या कंपनी को। लेकिन जब हम 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे 50% हम माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखेंगे, 50% हम मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखेंगे। चलिए आ जाइए इंडेक्स की ओर, राइट। जैसे मैंने बताया कि सारे जो चैप्टर्स है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, शायद शुरुआत में मैंने माइक्रो कहा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। द एंटायर सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी यहाँ पर हम वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे, वो सारे चैप्टर्स समझेंगे जिनका पूरे इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट है। जैसे कि पहला चैप्टर क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, मनी, फिर उसके बाद इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हर जगह पे इंडिया 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 ज़्यादा है, यानी कि हम यहाँ पर सब उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखेंगे जिनका पूरे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट है। तो जब हम वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ते हैं जिनका पूरे इकोनॉमी के ऊपर जो इफेक्ट होता है, दैट आर स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो कुछ भी आपका 100% 100% सिलेबस जो 11th स्टैंडर्ड का है, दैट कंसिस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज
वन मोर चैप्टर लेफ्ट आउट इज पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज इस चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड में दिया गया है। इट्स अ प्योर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। ये वाला चैप्टर जो हमारे मैथ्स की टीचर है भक्ति मैम वो कवर करेंगे, ये वाला चैप्टर आपको वही पढ़ाएंगे, ये वाला चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, राइट। और इसके अलावा जितने भी 9 चैप्टर्स जो बचते हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम लिखेंगे, राइट। और लिखने के लिए हमें लगेगी काफ़ी सारी प्रैक्टिस में हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस में ऐसे कितने भी क्वेश्चंस दूंगा ऐसा नहीं। जब आप स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो, सी स्टडीज़ आर वेरी डिफरेंट व्हेन यू हैव स्टडीड इन CBSE बोर्ड एंड स्टडीज़ फार मोर डिफरेंट व्हेन यू स्टडी इन द स्टेट बोर्ड। जो स्टूडेंट CBSE बोर्ड से यहाँ स्टेट बोर्ड में आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हो CBSE बोर्ड में टू द पॉइंट 1-2 पॉइंट लिख दिया छोड़ दिया और उसके हिसाब से आपको मार्क मिल गया। स्टेट बोर्ड में इस तरह नहीं होता, थोड़ा सा लेंथ ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ पॉइंट जो लिखने होते हैं आपको ज़्यादा लिखने होते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे हर चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज दी गई होती है। उस एक्सरसाइज को हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे उस तरह से आपको समझ में आएगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न है और किस तरह से हमें क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, लिखना है। हर एक चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज है मैं वीडियो के द्वारा डिस्कस करूंगा और फिर उस एक्सरसाइज को आपको बिना देखे खुद ओन से टेक्स्ट बुक से लिखना है, बट दैट इज़ टू बी रिटन आफ्टर वी कंप्लीट द चैप्टर। बोर्ड का फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है, जो कुछ भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसी में से पूछा जाएगा, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। यानी कि आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दी गई है, चाहे वो 11th की एग्जाम्स हो या 12th की एग्जाम्स हो। अगर आप फाइनल 12th की एग्जाम्स भी देते हो तो आपके 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में जो कुछ भी कंटेंट आना है वो कंटेंट आएगा आपके एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज के बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता, इवन क्वेश्चन आगे पीछे भी नहीं किया जाता। जिस हिसाब से जिस तरीके से आपके एक्सरसाइज बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ठीक उसी तरह से आपको क्वेश्चंस जो है फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए हम इंश्योर क्या करेंगे, एक तो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा सारे जो चैप्टर है उसके पीछे की एक्सरसाइज लिखेंगे। किसी के मन में डाउट आएगा, सर 11th में तो कोई इतना पूछता नहीं, कॉलेज में कोई पूछते नहीं है, तो फिर क्यों इतनी मेहनत लेना, क्यों परेशान होना। मेहनत लेनी पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में जाते वक्त इकोनॉमिक्स को अपनी एक स्ट्रॉन्ग एरिया बनाना चाहते हो तो ज़रूरी ये होगा आप बेसिक्स से क्लियर लो। बेसिक्स क्या कि इस सब्जेक्ट का अप्रोच कैसा है, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं और इस सब्जेक्ट में किस तरह से हम जो है एक्सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो किसी आप जंग पे जाओ तो क्या जंग पे बिना हथियार के जाया जा सकता है क्या? नहीं। जब आप जंग पे जाते हो आपको हथियार साथ में लेकर जाना है, वो भी पूर्ण तैयारी और प्रैक्टिस के साथ जाना पड़ेगा, राइट। आपने तलवार तो ले ली, लेकिन अगर आपको तलवार चलाने नहीं आती तो फिर आप जंग जीत पाओगे क्या? नहीं। इस तरह से काफ़ी सारे जो वेपन्स है आपको डेवलप करने होंगे 11th स्टैंडर्ड में, ताकि 12th स्टैंडर्ड की जो जंग है हम वो ज़रूर जीत सके और आप में से, आपकी कक्षा में से हर कोई 90 अबव का ये जो ड्रीम रखता है उसे हम फुलफ़िल कर सकें। बात समझ में आ रही है आपके, राइट। सो हम जो भी चैप्टर्स देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में, दे मोस्टली कंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच इफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। सो ऑल द चैप्टर्स विच वी आर कवरिंग इन 11th स्टैंडर्ड आर नथिंग बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी डू नॉट हैव एनी कंटेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 11th स्टैंडर्ड, दैट विल बी हैविंग इन 12th स्टैंडर्ड। आर वी क्लियर विद द इंट्रोडक्शन, राइट। पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मेन इसके अंदर कंट्रीब्यूटर्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ऐसी जनरल जानकारी। जैसे मैंने बताया इकोनॉमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में बेसिक जो इकोनॉमिक्स के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर है मनी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मनी क्या है, राइट। बट ऑफ कोर्स जो आपकी जेब में पैसा है, नोट है, करेंसी है, दैट इज़ नथिंग बट मनी। लेकिन मनी किस तरह से प्रिंट होती है, उसके लिए किसे अथॉरिटी होती है, मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये सारे किस तरह से मनी का एवोल्यूशन हुआ है, दिस ऑल वी आर गोइंग टू सी इन द मनी चैप्टर। पार्टीशन वैल्यूज़ का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, राइट। सो ये जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो है वो भक्ति मैम आपको पढ़ाएगी। नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अंदर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी कैसी है, उसका कितना रेवेन्यू है, उसका कितना जीडीपी है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है, कौन से सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, ये सब चीज़ें इकोनॉमी महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के ऊपर हम ज़्यादा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यू नो इंडिया इज़ अ रूरल कंट्री, एज 70% और मोर ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, एज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन
इन रूरल इंडिया, भारत एक ग्रामीण देश है, इसलिए ग्रामीण में हो रहे डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करना, बात करना, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इन इंडिया। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये डिनोट करते हैं मेजर चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं? तो पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, राइट। लोक संख्या, उसके बाद बेरोजगारी और उसके अलावा गरीबी। ये 3 मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप जानते हो कि हर बार पॉलिटिशियंस जो है आके आश्वासन देते हैं। राइट फ्रॉम व्हेन इंडिया बिकेम फ्री 1947 से लेके आज तक हर एक जो नेता है उसका एक ही नारा है, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, लेकिन अब तक गरीबी नहीं मिटी। क्यों? तो उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि अगर देश में कोई गरीब नहीं रहा तो नेता लोग की राजनीति कैसे से चलेगी, राइट। तो राजनीति करने के लिए नेता के पास मुद्दा होना चाहिए, इसीलिए पॉवर्टी है। ऐसा नहीं है जितनी पॉवर्टी पहले थी अब उतनी पॉवर्टी नहीं है, इसके बारे में भी हम आने वाले इन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो जो मेजर चैलेंजेस हमारे अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक के सामने हैं वो है पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया 1991, राइट। किसी भी देश की इकोनॉमी चलती है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पर। द पॉलिसीज टेंड टू शो द डायरेक्शन इन विच अ इकोनॉमी विल प्रोसीड, राइट। सो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 1991 से हम समझेंगे कि राइट फ्रॉम स्टार्ट व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम टिल देन इन 91 इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह की थी, उस वक्त सिचुएशन कैसे हुए, फिर उसके बाद 91 के बाद जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंजेस हुई उसके अंदर क्या क्या चेंज आए और उसकी वजह से देश में क्या क्या बदलाव हम देख रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इंडिया के अंदर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की प्लानिंग किस तरह से होती है ये हमें समझना है चैप्टर से, जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का। आई होप द इंट्रोडक्टरी लेक्चर इज़ वेरी मच क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट। थैंक यू सो मच।